वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस का सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंटेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, और यू कैन से हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं और हमने डिस्कस किया है कि रिसर्च प्रोसेस जो है इसे परफॉर्म करने के बाद रिसर्चर जिन कंक्लूजन्स तक पहुंचता है, वो जिन चीज़ों के बारे में रिजल्ट्स जो है वो सॉर्ट आउट करता है, जिन प्रॉब्लम्स के वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, यू कैन से कि वो जिन रिजल्ट्स तक पहुंचता है उन रिजल्ट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में और अपने रिसर्च प्रोसेस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रीडर्स तक पहुंचाना, ये रिसर्च का अल्टीमेट गोल है। देखिए, वो रिसर्च जो आपने अपने लिए की है उसका दुनिया को फ़ायदा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी बिजनेस में कोई चीज़ बनाई जाए और वो चीज़ सिर्फ बिजनेस करने वाला जो ऑनर है सिर्फ उसको इस्तेमाल करे। कोई ट्रेडर कोई प्रोडक्ट परचेज करे और उसको सिर्फ अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च करने के बाद रिसर्चर जिन कंक्लूजन्स तक पहुंचता है, जो फाइंड आउट करता है, जो चीज़ें सॉर्ट आउट करता है, अगर वो उन्हें रिपोर्ट बनाकर उन्हें पब्लिश ना करे, उन्हें रीडर्स तक, मैनेजमेंट तक, जनरल पब्लिक तक ना पहुंचाए, तो ऐसी रिसर्च का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब रिसर्चर ने रिपोर्ट बनाना होगी, रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, सारे स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने के बाद, डाटा कलेक्शन के बाद, डाटा एनालिसिस के बाद, वो जिन नताइज तक पहुंचता है उनको रिसर्च रिपोर्ट में एक ख़ास मुकाम पर लिखा जाता है ताकि रीडर उसको समझे, उस प्रोसेस को समझे, उन रिजल्ट्स को, उन नताइज को समझे। तो इसी वजह से रिसर्च प्रोसेस के एंड पर एज अ स्टूडेंट भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट इस वजह से फॉलो करना ज़रूरी होता है ताकि ओवरऑल कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो रिसर्च है, उसे अंडरस्टैंड कर सके। जब वो एक जनरल फॉर्मेट में होगी तो तभी लोग उसे अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि दुनिया में कहीं पर भी आपकी जो रिपोर्ट है उसे लोग समझ सकें, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ सके। ऐसे ही है जैसे कोई प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाता, या उसमें सिर्फ वही फीचर्स शामिल नहीं करता जो उसके ज़ाती मुफाद में हो। वो जनरल पब्लिक की ओपिनियन, यूजेज को देखता है, रिक्वायरमेंट को देखकर फिर वो प्रोडक्ट बनाता है। तो डिस्कस करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, कंटेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च रिपोर्ट का पहला हिस्सा प्रीफेटरी पार्ट है, बैकग्राउंड ऑफ द राइटर्स। इसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले है जी लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, देन टाइटल पेज, ऑथराइजेशन स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड लिस्ट ऑफ एग्जिबिट्स। रिसर्च रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसके फर्दर सब पार्ट्स हैं जी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है जी रिसर्च रिपोर्ट का, दैट इज मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में हम सैम्पलिंग डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन मेथड्स, डाटा एनालिसिस और लिमिटेशन ऑफ स्टडी। मेथडोलॉजी रिसर्चर बताता है भाई उसने क्या मेथड अडॉप्ट किया रिसर्च कंडक्ट करने में। देखें, ये कन्फ्यूजन अपने माइंड से निकालें कि आपने जो रिसर्च प्रोसेस जिस तरतीब से पढ़ा था उस तरतीब से रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट एक सेपरेट फॉर्मेट के मुताबिक है। रिसर्च करने का अंदाज आपने पढ़ा था, रिसर्च प्रोसेस आपने पढ़ा था कि सबसे पहले ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया होता है, उसके बाद प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग है जिसमें लिटरेचर सर्वे किया जाता है, उसके बाद थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, देन फोर्थ स्टेप में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिफ्थ स्टेप में हाइपोथेसिस जनरेट किए जाते हैं, सिक्स और सेवन स्टेप में आप रिसर्च डिज़ाइन और सैम्पलिंग डिज़ाइन इनके ऊपर वर्कआउट करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में आपने डिफरेंट वे में अपने प्रोसेस को, अपने जो रिसर्च रिजल्ट्स हैं उनको प्रेजेंट करना होता है
फोर्थ पार्ट होगा जी फाइंडिंग एक्सपेक्टेशंस और कंक्लूजन्स, जिसमें समरी एंड कंक्लूजन्स होंगी, रिकमेंडेशन होंगी। उसके बाद अपेंडिसेस जो एडिशनल मटेरियल साथ अटैच किया जाएगा। देन रेफरेंसेस जहाँ से आपने डाटा गैदर किया है, जिन राइटर्स की बुक से, जिन रिसर्चर्स के रिसर्च पेपर से, जिन प्रेजेंटर्स की कॉन्फ्रेंस से आपने डाटा गैदर किया है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट में आप थैंक्स कहते हैं उन सब को जो रिसर्च करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। एंड पर एडेंडा, एडेंडा भी कहते हैं जी इजाफी मटेरियल जो साथ अटैच किया जाता है, अटैच उसकी लिस्ट बताई जाती है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं जी। सबसे पहले प्रीफेटरी पार्ट है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, देन मेथडोलॉजी का पार्ट है, उसके बाद फाइंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस और कंक्लूजन्स हैं, देन अपेंडिसेस, रेफरेंसेस, एक्नॉलेजमेंट एंड एडेंडा। ये इसका देखें एक ओवरव्यू भी है प्रीफेटरी पार्ट का, वही जो भी आपको मैंने कंटेंट्स बताए हैं वही एक तरतीब से दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं जी प्रीफेटरी पार्ट से। प्रीफेटरी पार्ट में स्टूडेंट सबसे पहले है जी लेटर ऑफ ट्रांसमिटल। प्रीफेटरी पार्ट में सबसे पहले लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है वो लेटर जो ट्रांसमिट किया जाता है रिसर्चर्स की तरफ से क्लाइंट को, उस कंपनी को जिसकी रिसर्च की जाती है उसको भेजा जाता है, जिसमें रिसर्चर बताता है कि उसने रिसर्च किस अंदाज में करना है, रिसर्च में वो किन किन चीज़ों को फोकस करेगा, किन चीज़ों के लिमिटेशन है जिनको वो फोकस नहीं कर पाएगा। ड्यू टू देर आर सर्टन लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट एंड लिमिटेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ें जो हैं उनको वो कॉप अप नहीं कर सकता, उनको वो कंसिडर नहीं कर पाता। तो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल बहरहाल रिसर्चर की तरफ से जारी किया जाता है कंपनी के नाम, और कंपनी को बताया जाता है कि रिसर्चर रिसर्च किस तरह करेगा, उसकी स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगी। द लेटर शुड रेफर टू द ऑथोराइजेशन फॉर द प्रोजेक्ट, कि भाई मुझे लिखेगा कि भाई मुझे एक लेटर, उस लेटर में लिखेगा कि मुझे कंपनी की तरफ से ये इजाज़त मिली है कि मैं ये रिसर्च कंडक्ट करूँ, इस टॉपिक के हवाले से रिसर्च कंडक्ट करूँ। फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उसे कंपनी की तरफ से मिलती हैं या वो देना चाहता है कंपनी को, वो भी बताता है। लिमिटेशंस प्लेस ऑन स्टडी, कंपनी की तरफ से जो हदूद मुकर्रर की जाती हैं कि ऑडिट जो रिसर्चर है उसने रिसर्च इस अंदाज में करनी है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और इन चीज़ों को इग्नोर कर देना है। क्या कंपनी ने उसे इजाज़त दी है, क्या कंपनी ने उसे लिमिट किया है, वो अपने इस लेटर में कंपनी को बताता है, ताकि कंपनी और रिसर्चर का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो मैच हो सके, कि जो कंपनी ने कहा है रिसर्चर ने वैसे ही अगर अंडरस्टैंड किया है तो रिसर्चर इस चीज़ को कम्युनिकेट करता है अपने इस लेटर के ज़रिए। इट शुड आल्सो स्टेट द पर्पस एंड स्कोप ऑफ स्टडीज़ में बताया जाता है कि रिसर्च करने का क्या पर्पस है और क्या स्कोप है। स्कोप ऑफ स्टडी का मतलब ये है कि रिसर्च किस तरीके से की जाएगी, किन चीज़ों को कवर किया जाएगा, किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है जी प्रीफेटरी पार्ट, इसमें लेटर ऑफ ट्रांसमिटल जो है आता है। उसके बाद टाइटल पेज, टाइटल पेज कहते हैं इंट्रोडक्टरी पेज। जिस तरह आप किसी बुक के ऊपर टाइटल देखते हैं, उसका मेन पेज देखते हैं कि ये बुक है, इस कोर्स की है, इन सब्जेक्ट्स में इसका ये सब्जेक्ट नेम है, इन लेवल्स को ये पढ़ाई जाती है, इसके ये राइटर्स हैं, इसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो इसी तरह टाइटल पेज होता है जी आपके रिसर्च में आपके टॉपिक के बारे में बताता है कि आपके कौन से वेरिएबल्स हैं, आपने डाटा कहाँ से गैदर किया, मतलब पाकिस्तान से किया, आउट ऑफ पाकिस्तान किया, आपने किस सेक्टर से डाटा गैदर किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से डाटा गैदर किया, बैंक से डाटा गैदर किया, या किसी और पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन के बारे में आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च किन से रिलेटेड है, किन वेरिएबल से रिलेटेड है, किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट शुड साइंटिफिकली इंडिकेट व्हाट स्टडी इज़ ऑल अबाउट। टाइटल में बताया जाता है कि रिसर्च स्टडी आपकी किस चीज़ के बारे में थी, उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो एक दो लाइंस में आप अपने पूरे टॉपिक को इस तरह लिखते हैं कि रीडर जो है उस टाइटल से फैसला करता है कि क्या उसे रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, उसके लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने बताया कि आप बताते हैं कि आपने अपनी रिसर्च में किन पॉपुलेशन के किस हिस्से को कंसिडर किया, आपने बैंक से रिलेटेड डाटा गैदर किया, शुगर मिल से रिलेटेड किया, कंट्री अगर आपकी स्पेसिफिक है कि आपने पाकिस्तान से डाटा गैदर किया, आउट ऑफ पाकिस्तान किसी और कंट्री से डाटा गैदर किया, तो आप उसके बारे में भी बताते हैं। तो टाइटल में आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, वेरिएबल्स के बारे में बताते हैं, उनके रिलेशनशिप मतलब बताते हैं कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाम तो नहीं लेते डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, लेकिन इस तरह टॉपिक आप इलेबोरेट करते हैं कि उस टॉपिक से पता चल जाता है कि ये आपकी मेन प्रॉब्लम है और इसके वेरिएबल्स हैं और इन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो प्रीफेटरी पार्ट में सबसे पहले लेटर ऑफ ट्रांसमिटल हो गया, सेकेंडली हो गया जी टाइटल पेज,
थर्ड है स्टूडेंट्स ऑथोराइजेशन स्टेटमेंट। ऑथोराइजेशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से जो रिसर्चर को ऑथोराइजेशन मिली है, इजाज़त मिली है, अप्रूवल मिली है या लेटर लिखा गया है जिसमें रिसर्चर को अपॉइंट किया जाता है और उसे कहा जाता है कि भैया आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है, हम आपको अपॉइंट करते हैं, हम आपको ये टास्क देते हैं कि इतने टाइम में आपने इस टॉपिक पर या इस सिचुएशन के हवाले से हमें रिसर्च करके देना है। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये लेटर शो किया जाता है कि भाई आपको ये वसाइल मिलेंगे, ये आपके रिसर्च को सपोर्ट करेंगे, कंपनी आपसे रिसर्च करवा रही है या गवर्नमेंट आपसे करवा रही है या आपका टीचर आपसे रिसर्च करवा रहे हैं, तो वो आपको लेटर देते हैं जिसको ऑथराइजेशन लेटर कहते हैं, जिसको लेकर आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह से समझ लें जिस तरह किसी फैक्ट्री में एंटर होने का एक गेट पास होता है ना, या आजकल जैसे कोई सिक्योरिटी की वजह से किसी डिपार्टमेंट में आप एंटर होते हैं तो वो आपको एक विजिटर का कार्ड पहनाते हैं ताकि अंदर जाकर पता चले भी कि आप बाकायदा अप्रूवल से अंदर आए हैं। इसी तरह ऑथराइजेशन लेटर होता है। द लेटर नॉट ओनली शोज हु स्पॉन्सर द रिसर्च बट आल्सो डिफाइन द ओरिजिनल रिजल्ट्स। इट इंडिकेट्स व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू सपोर्ट इट। बताया जाता है भाई कि कंपनी की तरफ से आपको ये सहूलतें दी जाएंगी, ये फ़ीस दी जाएगी, आपको सपोर्ट किया जाएगा, ये रिसर्च हम आपसे क्यों करवा रहे हैं, क्या बॉडी है, कौन सा डिपार्टमेंट आपसे ये रिसर्च करवा रहा है। तो ऑथराइजेशन लेटर इसको कहा जाता है। प्रीफेटरी पार्ट का फोर्थ हिस्सा है जी एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने अपने रीडर को बताना होता है कि क्या आपने रिसर्च में कंडक्ट किया, रिसर्च प्रोसेस को एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है क्या, ताकि रीडर इसको पढ़ के फैसला करे कि यह रिसर्च उससे रिलेटेड है, क्या उसे आपकी ये पूरी रिसर्च पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ना सिर्फ आपके इस पूरे रिसर्च प्रोसेस जो आपने कंडक्ट किया होगा उसकी शॉर्ट या एब्रीवेटेड फॉर्म होती है, बल्कि इसमें आपकी रिसर्च की मेजर फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस भी बताई जाती हैं। मतलब एग्जेक्टिव समरी का मतलब है पूरा रिसर्च प्रोसेस भी समराइज्ड फॉर्म में बताया जाता है, प्लस रिसर्चर की फाइंडिंग, उसके रिजल्ट, उसकी कंक्लूजन्स भी बताई जाती हैं। तो ये फोर्थ पार्ट था जी फर्स्ट पार्ट का, रिसर्च जो प्रीफेटरी पार्ट था रिसर्च रिपोर्ट का। फिफ्थ पार्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसा कि आप देखते हैं किसी भी बुक में टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं जिसमें चैप्टर्स के नेम होते हैं, उनकी फर्दर डिवीजन होती है कि एक चैप्टर इस पेज से शुरू हो रहा है, उसमें फर्दर ये वाले टॉपिक्स हैं वो किस पेज पर हैं। डिवीजन और सब डिवीजन्स होती है उन सब एलिमेंट्स की जो किसी बुक में या किसी रिपोर्ट में डिस्कस किए जाते हैं, ताकि रीडर जो है वो ईजीली लोकेट कर सके, ढूंढ सके पेज नंबर वाइज कि उसे किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को जो है वो किस पेज पे वो ढूंढ सकता है, उसे सर्च कर सकता है, उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। इट शुड इंक्लूड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट लेवल डिवीजन, मेन चैप्टर वाइज डिवीजन एंड सब डिवीजन, और उसकी फर्दर डिवीजन कि हर चैप्टर में क्या है। अगर किसी एक टॉपिक के अंदर फर्दर डिवीजन्स हैं वो भी समझना ज़रूरी हैं, तो उनको भी अलग से पेज नंबर के साथ इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा जाता है। अ लिस्ट ऑफ टेबल्स फिगर्स आल्सो लिस्टेड इन इट। अगर कोई फिगर्स या कोई टेबल्स हैं जो आपने रिसर्च में यूज़ किए हैं तो उनके भी पेज नंबर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखे जाते हैं। लास्ट पार्ट है जी प्रीफेटरी पार्ट का, दैट इज लिस्ट ऑफ एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स कहते हैं एग्जाम्पल्स को, कि अगर कोई एग्जाम्पल्स जो हैं आपने रिसर्च में यूज़ की हैं तो उन एग्जाम्पल्स का भी पेज नंबर लिखा जाता है, लिस्ट बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ एग्जिबिट्स। It includes a list of examples which help to understand the tables of contents of the research report. तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट जो प्रीफेटरी पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। प्रीफेटरी पार्ट में मैं फिर आपको बता दूं कि प्रीफेटरी पार्ट में देखिए हमने लेटर ऑफ ट्रांसमिटल के बारे में पढ़ा, देन टाइटल पेज, thirdly authorization statement, fourth executive summary, fifth table of contents and sixth है list of exhibits। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट था जी प्रीफेटरी पार्ट। सेकंड पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड, हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। जैसा कि कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम प्रॉब्लम को
डिफाइन करते हैं, स्टेट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली ओवर प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम रिसर्च प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो आपका पूरे का पूरा प्रोसेस जिस स्टेटमेंट पर बेस करता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसको हम रिसर्च प्रोसेस के तीसरे हिस्से में प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग और लिटरेचर सर्वे के बाद डिफाइन करने के काबिल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद इंट्रोडक्टिव पार्ट में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। अब देखें, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपने रिसर्च प्रोसेस में तो नहीं पढ़े ना, लेकिन रिसर्चर इस काबिल होता है कि भाई वो इस रिपोर्ट में लिख सके कि मेरी इस रिसर्च के मकासद क्या थे। देखिए, आपका पर्पस जो है ना वो एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हो सकता है, आपका पर्पस एकेडमिक भी हो सकता है, आपका पर्पस अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त रिसर्चर के को माइंड में ये रखना होता है कि उसकी प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव, उसके प्रोडक्ट के यूजेस समझ लें। जिस तरह एक प्रोडक्ट के यूजेस होते हैं ना कि भैया हम हमारी प्रोडक्ट को इन इन हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिसर्चर अपने प्रोडक्ट के, अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बताए ताकि रीडर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव और इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मैच करते हैं। अगर करते हैं तो उसे ये रिसर्च पढ़नी चाहिए और इसको जो है वो यूज़ करना चाहिए अपने रिसर्च पेपर में। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में इट एड्रेसेस द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, दे स्टेट क्लियरली वेरिएबल्स, देयर रिलेशनशिप एंड टारगेट ग्रुप बीइंग, कि हम किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, किन पर रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी हमारी प्रॉब्लम है, क्या वेरिएबल्स हैं, उनका क्या ताल्लुक है, ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी रिसर्च को सेल कर सकें, अपने प्रोडक्ट जो उसके यूज़र जो हैं उनको गाइड कर सकें भाई इस रिसर्च का मकसद क्या है। देन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है कि आपने प्रीलिमिनरी डाटा गैदर किया, कहाँ से डाटा गैदर किया, उसका क्या, आपका सोर्स क्या था, आपने उसका तरीका कौन सा यूज़ किया, उसका सोर्स कौन सा यूज़ किया। सेकेंडरी डाटा आपने जो गैदर किया होगा उसके बारे में आपने बताना है कि लिटरेचर सर्वे है जी, ये हमारा लिटरेचर सर्वे है, ये कुछ हमने पढ़ा है, उन सब जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है उसको आपने यहाँ स्टेट करना होता है। जैसे लिटरेचर सर्वे का आपको मैंने तरीका बताया था, लिटरेचर लिखने का तरीका बताया था, तो लिटरेचर जो सर्वे है उसको लिखा जाता है यहाँ पर, ताकि रीडर जो है उसको पता चले कि भैया आपने इन इन चीज़ों को पढ़ा था, वहाँ से ये डाटा आपको मिला था जिसको अल्टीमेटली आपने अपनी रिसर्च में यूज़ किया। देन हाइपोथेसिस के बारे में आप जानते हैं, वो जो हाइपोथेसिस आपने रिसर्च प्रोसेस के 5वें स्टेप में पढ़े थे, उन हाइपोथेसिस को रिसर्च रिपोर्ट में सेकंड पार्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसकी ये 5वें लेवल पर जाकर लिखा जाता है। हाइपोथेसिस क्या होते हैं आप जानते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट हैं कि भाई ये पॉसिबल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान में, टेंटेटिव टेम्पोररीली इन नेचर, द ट्रूथ एंड फेलियर ऑफ विच इज़ बीइंग चेक्ड थ्रू डाटा कलेक्शन, जिसके बारे में रिसर्च कंडक्ट की जाती है। ये पॉसिबल टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, मुमकिन रिलेशनशिप होता है कि इधर ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसके बारे में चेक किया जाएगा रिसर्च प्रोसेस और डाटा गैदर और डाटा एनालिसिस के बाद। तो इंट्रोडक्टिव पार्ट में देखें जी, उसके बाद है रिसर्च क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखें रिसर्च क्वेश्चन, अब देखें रिसर्च क्वेश्चन के बारे में आपने रिसर्च प्रोसेस में तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ा ना, तो मैंने इसलिए बताया था कि रिसर्च रिपोर्ट का एक अपना फॉर्मेट है जिसको फॉलो किया जाता है। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन वो हैं जो आपने बताने हैं रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने ये भी बताना है कि भाई मुझे रिसर्च करते वक्त ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे, या लिटरेचर इकट्ठा करते वक्त या जब डाटा गैदर आप कर रहे थे तो आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुए थे, जिनका आंसर ढूंढने के लिए रिसर्च प्रोसेस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो रिसर्च क्वेश्चंस वो सब क्यूरीज हैं जो रिसर्चर के माइंड में होती हैं, जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो रिसर्च करवा रहे होते हैं, उनको जिन सवालात के जवाबात चाहिए होते हैं, जो क्वेरीज, जो एम्बिग्विटीज़ होती हैं, जिनको रिसर्च आउट करना होता है, जिनके बारे में कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, उन रिसर्च क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा जाता है ताकि रीडर को पता चले कि भाई अगर वो रिसर्च पढ़ेगा तो उसके माइंड में ये जो सवालात हैं जो पैदा हो सकते हैं, या रिसर्चर के माइंड में जो क्वेश्चंस पैदा हुए थे उनके ये जवाबात हैं। It includes the question which is our task in the research process for which the research report is prepared and written. तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी मैथडोलॉजी का। मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं, देखें
फर्स्ट पार्ट था जी हमारा प्रिफेटरी पार्ट, सेकंड पार्ट था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। थर्ड पार्ट है जी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी कहते हैं काम करने का तरीका, कि रिसर्च किस तरीके से आपने कंडक्ट की है। क्योंकि आप रिपोर्ट तो तब लिखते हैं ना जब आपने पूरा रिसर्च प्रोसेस परफॉर्म कर लिया होता है। रिपोर्ट तो लास्ट स्टेप है कि आपने रिपोर्ट शाया करनी है, रिपोर्ट बनानी है। तो इससे पहले तो आपने सारा प्रोसेस रिसर्च का परफॉर्म कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर सर्वे, देन ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, देन लिटरेचर सर्वे, थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन हाइपोथेसिस, देन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, देन हाइपोथेसिस, देन रिसर्च डिज़ाइन। तो सारा रिसर्च प्रोसेस तो आपने परफॉर्म कर लिया हुआ है। यहाँ पर आपने रीडर को बताना है कि आपने रिसर्च किस मेथड से कंडक्ट की है। तो वो मेथड जाहिर सी बात है जो आपने फॉलो किया होगा, जिसमें सैम्पलिंग डिज़ाइन भी बताना पड़ेगा आपको, पर्पस ऑफ स्टडी भी, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी, यूनिट ऑफ एनालिसिस भी, फिर टाइम हॉरिजन भी बताना पड़ेगा। वही सब स्टेप्स जो आपने पढ़े हैं, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिज़ाइन, फिर डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा सोर्स आपने यूज़ किया, देन आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में भी यहाँ पर इंडिकेशन देनी है। तो मेथडोलॉजी है जी जो रिसर्च करने का तरीका है जो आपने अडॉप्ट किया था, उसके बारे में आपने रिसर्चर को बताना है, रीडर को बताना है, सॉरी। फॉर टेक्निकल रिपोर्ट द टेक्निकल प्रोसीजर्स आर एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इट कंटेन्स 5 पार्ट्स। तो रिसर्च प्रोसेस का ये इसमें 5 हिस्से हैं मेथडोलॉजी के इस पार्ट में, जिसमें आपने सैम्पलिंग डिज़ाइन बताना होता है कि आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी की फर्दर कौन सी सैम्पलिंग टाइप आपने अडॉप्ट की, मतलब आपने रैंडम सैम्पलिंग की, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, आपने एरिया सैम्पलिंग आपने की, वो सारी टाइप्स जो भी टाइप आपने फॉलो की होगी उसके बारे में आपने बताना है। इट इंक्लूड्स अ टारगेट पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड, बताना है भाई हमने किन को स्टडी किया, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी थी, पॉपुलेशन का कौन सा हिस्सा जो है, वो हमने सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ किए, उनको कैसे हमने स्टडी किया। इन सैम्पलिंग मेथड, वही सैम्पलिंग मेथड जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, उनमें से अपने रिसर्चर को रीडर को बताना है कि भाई हमने ये सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है उसे अडॉप्ट किया। देन रिसर्च डिज़ाइन, देखें रिसर्च डिज़ाइन बड़ा ब्रॉडर वर्ड है। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है वो सारे स्टेप्स जो आपने हाइपोथेसिस के बाद परफॉर्म किए, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्पस ऑफ स्टडी, देन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपका पर्पस ऑफ स्टडी जो है वो डिस्क्रिप्टिव था, आपका पर्पस ऑफ स्टडी एक्सप्लोरेटरी था, केस स्टडी एनालिसिस थी, आपकी जो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कैजुअल है या को रिलेशनल है, आपका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल है, डायर्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चर्स हैं, आपका जो टाइम हॉरिजन है वो लॉन्गिट्यूडनल है या क्रॉस सेक्शनल है, रिसर्चर की इंटरफेरेंस वो मिनिमल है, मैक्सिमल है या मॉडरेट है, इसी तरह स्टडी सेटिंग कॉन्ट्राइव्ड है या नॉन कॉन्ट्राइव्ड है। देन रिसर्च डिज़ाइन में ही आपने बताना भी आपने डाटा प्राइमरी डाटा गैदर किया, सेकेंडरी डाटा गैदर किया। अगर आपने प्राइमरी डाटा गैदर किया तो इंडिविजुअल से किया, फोकस ग्रुप से किया, पैनल से किया या आपने ऑब्जर्वेशन से किया। अगर आपने सेकेंडरी डाटा गैदर किया है तो किस सोर्स से आपने डाटा गैदर किया है। फिर प्राइमरी डाटा आपने किस तरह गैदर किया, आपने क्वेश्चनर फिल करवाए, आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, आपने ऑब्जर्वेशनल सर्वे कंडक्ट की। तो रिसर्च डिज़ाइन में ये सब स्टेप्स आपने बताने हैं। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन का ही हिस्सा है लेकिन अलग से भी बताया जाता है कि डाटा हमने किस तरह गैदर किया। दिस पार्ट ऑफ रिपोर्ट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक्स ऑफ द गैदरिंग द डाटा, बताया जाता है वो ख़ास चीज़ें जो डाटा गैदरिंग से रिलेटेड होती हैं। इट कंटेंट्स डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टेड डिज़ाइन, वो जो डिज़ाइन आपने सिलेक्ट किया होगा ऊपर आपने बताया जैसे अब हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा कलेक्शन के बारे में बताना है। फिर डाटा एनालिसिस आपने बताना है भाई हमने डाटा का एनालिसिस किया। डाटा एनालिसिस करने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने पड़ते हैं, कंप्यूटर का, मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। डाटा एनालिसिस के लिए आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस है, फिर टेस्ट हैं, जी टेस्ट है, टी टेस्ट है और मल्टीपल टेस्ट्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता है कि जो आपको डाटा गैदर हुआ है क्वेश्चनर से, इंटरव्यू से, अब आप उसका एनालिसिस करें ताकि आप किसी कंक्लूजन तक पहुँचें कि भाई ये पॉपुलेशन में से जो आपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे, जो सैम्पल चूज़ किया था, उनका ये रिस्पॉन्स है, इतने फ़ीसद लोगों ने ये कहा, इतने फ़ीसद हमें ये रिस्पॉन्स मिला, ताकि आप उसे कंक्लूड कर सकें, लोगों को बता सकें कि भाई ये आपके रिजल्ट्स हैं, ताकि उसकी बुनियाद पर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस ले सके। तो डाटा एनालिसिस का मतलब है जो डाटा कलेक्टेड होता है उसको एक शक्ल देना, एक हतमी शक्ल देना,
जिस तरह स्टैटिस्टिक्स टूल में किया जाता है कि आपको समराइज करके बता दिया जाता है, आपको एवरेजेस लेकर, मीन लेकर, मीडियन लेकर, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस से बता दिया जाता है कि क्या चीज़ें रिलेटेड हैं या नहीं हैं, या इतनी बड़ी ब्लॉक्स है, इसमें कौन सा जो एवरेज क्या है, इसमें इनकी मीन वैल्यू क्या है, इनकी सेंट्रल वैल्यू क्या है। तो डाटा एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देता है आपके रिसर्च को। देन है लिमिटेशंस। देखिए 100% किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, किसी भी सिचुएशन के बारे में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डाटा गैदरिंग नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते। तो ये बड़ा नॉर्मल है कि हर रिसर्च में कोई ना कोई लिमिटेशन रह जाती है, कोई ना कोई गैप रह जाता है। देखिए लिमिटेशन डजंट मीन खामी या नेगेटिव इम्पैक्ट्स या ड्रॉबैक्स। यहाँ पर लिमिटेशंस का मतलब है जिन चीज़ों को रिसर्चर इस टाइम फ्रेम में कवर नहीं कर सका, वो उसको लिमिटेशंस में लिखता है। और ये बड़ा एथिकल एटीट्यूड है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में बताए कि भाई वो किन चीज़ों को कवर नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल, आप एक्सपोर्ट्स के बारे में डाटा गैदर करते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रीवियस 2 ईयर्स की एक्सपोर्ट्स हैं उनका क्या ट्रेंड है। तो अब रिसर्चर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाए या हर तरह के सेक्टर में जाए, मतलब वो ट्रेडर्स के पास जाए, वो मैन्युफैक्चरर्स के पास जाए, वो सर्विसेज बिजनेसेस के पास जाए, क्योंकि सभी एक्सपोर्ट्स करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं, मैन्युफैक्चरर भी एक्सपोर्ट्स करते हैं, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती हैं, दूसरे मुल्कों को सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। तो रिसर्चर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ट्रेडिंग सेक्शन है, वो सर्विसेज बिजनेसेस हैं, वो सब के बारे में डाटा गैदर करे। और मैन्युफैक्चरिंग के आगे से देखें कितनी टाइप्स हैं, कितनी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो सबसे डाटा गैदर करना एक्सपोर्ट्स के बारे में ये मुमकिन नहीं होता। तो रिसर्चर फॉर एग्जांपल अगर वो टेक्सटाइल मिल के बारे में डाटा गैदर करता है कि टेक्सटाइल की कितनी एक्सपोर्ट्स रही पिछले 2 साल में, या टेक्सटाइल और शुगर मिल्स के बारे में डाटा गैदर करता है, तो बताता है कि भाई मैंने सिर्फ इनके बारे में डाटा गैदर किया है। अगर मेरे बाद आने वाले रिसर्चर जो हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग बिजनेसेस के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं, वो सर्विसेज बिजनेस के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं, या मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फोकस किया है, या मैंने शुगर इंडस्ट्री को फोकस किया है। जो मेरे बाद आने वाले रिसर्चर्स हैं वो इसके अलावा किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फोकस कर सकते हैं। तो वो लिमिटेशन का मतलब ये है कि बताता है कि भाई ये गैप है जिसको बाद में आने वाले रिसर्चर जो है वो कवर कर सकते हैं। इस हिस्से का देखें जी, नेक्स्ट स्टेप है जी रिजल्ट्स, या लास्ट स्टेप है इस हिस्से का, दैट आर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आपने बताना है भैया आपने क्या हासिल किया, जिसको आप रिजल्ट्स को टेबल्स की फॉर्म में बता सकते हैं, परसेंटेजेस की फॉर्म में बता सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में बता सकते हैं कि ओवरऑल आपको जो डाटा गैदर हुआ है उसमें क्या रिजल्ट्स हैं, कितने फ़ीसद लोगों की क्या राय है, कितने फ़ीसद लोगों ने इसके हक में कहा, कितने फ़ीसद लोगों ने कहा भाई ये प्रॉब्लम का ये जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। या आपने जो डाटा गैदर किया इंटरव्यूज़ के ज़रिए या कंपनी के रिकॉर्ड से जो डाटा गैदर किया, उन रिजल्ट्स के बारे में आपने बताना है कि भाई इतनी एक्सपोर्ट्स रही हैं, या ये कंपनी की परफॉर्मेंस है, इस सेक्टर के इतने फ़ीसद एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, इसकी एक्सपोर्ट्स में कमी हुई। बहरहाल जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो बताए जाते हैं। द रिजल्ट शुड बी ऑर्गेनाइज एज अ कॉन्टीन्यूस नैरेटिव डिज़ाइन टू बी कन्विंसिंग। देखें रिजल्ट्स आप इस लिहाज से बताते हैं, इस डायमेंशन में बताते हैं कि सुनने वाला कन्विंस हो। ये नहीं कि आप रिजल्ट्स बताते वक्त जो है वो मल्टी डायमेंशनल थॉट्स दे रहे होते हैं लोग कंफ्यूज हो जाएं आपके रिजल्ट्स को पढ़ के। रिसर्च का जो रिजल्ट्स हैं वो कॉन्टीन्यूस नैरेटिव लेकर आते हैं, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप रिजल्ट्स बता रहे होते हैं ताकि सुनने वाला कायल हो जाए, सुनने वाले को समझ आए, सुनने वाले की नॉलेज में इजाफा हो। नॉट ओवरऑल द प्रोजेक्ट समरी टेबल्स चार्ट्स ग्राफ शुड बी यूज टू ऐड डिस्कशन में आप ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, समरी टेबल बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सप्लेन द डाटा अदर दैन ड्रॉ इंटरप्रिटेशन ऑन द कंक्लूजन। मकसद ये है कि आप रिजल्ट्स बता सकें, लोगों को गाइड कर सकें, ना कि सिर्फ मकसद है कि भाई आप चीज़ों को तफसील चीज़ों की मुहैया करें। ये मकसद नहीं होता रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स का मकसद ये होता है कि आप नताइज बता सकें कि क्या आपको हासिल हुआ है, क्या रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं रिसर्च करने के बाद। नेक्स्ट देखें जी, फोर्थ पार्ट है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है क्या हासिल हुआ, क्या नताइज निकले। अब कंक्लूजन का फर्स्ट पार्ट है जी समरी एंड कंक्लूजन। समरी में देखें जी आपने समराइज फॉर्म में बताना है जी कि क्या आपके रिसर्च रिजल्ट्स हैं, उनकी क्या समरी है, क्या कंक्लूजन, क्या कंक्लूड आपने किया। द समरी ऑफ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ असेंशियल फाइंडिंग, सेक्शनल समरीज, हर हिस्से की समरी भी आप बता सकते हैं जिसको सेक्शनल समरीज कहा जाता है। या ओवरऑल आपने क्या समराइज़ किया, क्या खुलासा आपके रिसर्च का है, क्या रिजल्ट्स हैं।
शुड बी यूज इफ देयर आर मैनी स्पेसिफिक फाइंडिंग। आप सेक्शनल समरीज, हर हिस्से की अलग अलग समरी भी बता सकते हैं अगर आपकी फाइंडिंग्स जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में हैं। कंक्लूजन में भी प्रेजेंट इन द टेबुलर फॉर्म, आप टेबल की शक्ल में भी कंक्लूजन बता सकते हैं ताकि रीडर के लिए और आसानी हो जाए उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना। फ्रॉम अ इजी रीडिंग एंड रेफरेंस कंक्लूजन आर ओपिनियन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। कंक्लूजन में नेक्स्ट है जी रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन देखें जी, आमतौर पर जैसे आप किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, किसी कंपनी ने आपको हायर किया हो और वो आपको फ़ी दे रहे हों, या आप किसी कंपनी के इंटरनल रिसर्चर हों, वो आपसे रिसर्च करवा रहे हों, तो फिर आप रिकमेंडेशन देते हैं, उन्हें हदायत देते हैं कि भाई आप इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए या इस सिचुएशन में आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। रिकमेंडेशन आर सजेशंस आइडियाज़ अबाउट करेक्टिव एक्शंस के, क्या आपने इकदाम उठाने हैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एकेडमिक रिसर्च देखें जी, अगर आप किसी तालीमी सतह पर, मतलब अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपसे आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि आप रिसर्च करें, जैसा कि मैंने बताया कि एमफिल लेवल पर, पीएचडी लेवल पर, एमफिल लेवल पर, पीएचडी लेवल पर रिसर्च करने को कहा जाता है ताकि आपको डिग्री मिल सके। तो अगर वो स्टेज है तो रिकमेंडेशन का मतलब है आपको बताना होगा एकेडमिक रिसर्च में कि भाई आपको फ्यूचर स्टडी सजेशंस देनी पड़ेंगी, हदायत देनी पड़ेंगी कि बाद में आने वाले रिसर्चर जो हैं वो किस बुनियाद पर, किस टॉपिक को मद्देनज़र रखकर रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप एक्चुअली किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और आप वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बताना है भाई कंपनी के मैनेजर को कि वो क्या एक्शंस लें। तो अप्लाइड रिसर्च और एकेडमिक रिसर्च दोनों में रिकमेंडेशंस का ये डिफरेंस होता है। तो जैसा कि देखेंगे हम डिस्कस कर रहे थे कि रिसर्च रिपोर्ट का देखें जी कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने कहा जी प्रीफेटरी पार्ट है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। प्रीफेटरी पार्ट के बाद इंट्रोडक्शन था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। देन मेथोडोलॉजी है, उसको डिस्कस कर लिया। अभी मैंने देखें आपके साथ डिस्कस किया जी कंक्लूजन्स को। कंक्लूजन में समरी एंड कंक्लूजन्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जी अपेंडिसेस क्या होते हैं, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, एक्नॉलेजमेंट एंड एडेंडा। देखिए अपेंडिसेस को कहते हैं जी, अपेंडिक्स का मतलब है जी जो भी एडिशनल मटेरियल आपने साथ अटैच करना है, जैसा कि लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है उसकी कॉपी है, ऑथराइजेशन लेटर है उसकी कॉपी है, कंपनी का और रिसर्चर का जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी जो है वो जो है वो अपेंडिसेस में ऐड की जाती है। इसके अलावा जो भी टेबल्स हैं, जो भी ग्राफ्स हैं, या जो भी डाटा आपको एक्चुअली मिला था कंपनी की तरफ से, जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप साथ अटैच करते हैं। इसी तरह जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, फिर जो आपने लोगों से इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, क्वेश्चनर्स फिल करवाए, उन क्वेश्चनर्स की कॉपी जो है वो आप साथ अटैच करते हैं। तो अपेंडिसेस होते हैं ताकि एडिशनल मटीरियल आप प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर ऐड करें उसमें। उसके बाद रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च में जब भी आप लिटरेचर सर्वे करते हैं या रिसर्च करते वक्त आप जिन बुक्स से डाटा गैदर करते हैं, जिन रिसर्च पेपर से डाटा गैदर करते हैं, उन रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस, उन बुक्स का रेफरेंस उनके नाम के साथ, उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ और उनके राइटर्स और रिसर्चर के नाम के साथ आपको एंड पर डिटेल से लिखना होता है, नंबर के साथ 1 2 3 4 5 के हमने इतनी बुक्स पढ़ी, उनके ये टाइटल थे, इस साल ये बुक शाया हुई, उस बुक के इस पेज पर ऐसा लिखा था जो हमने पढ़ा है, उस बुक का ये राइटर था, उसका ये वॉल्यूम था। इसी तरह आपने जिन रिसर्च पेपर से डाटा गैदर किया है उन रिसर्च पेपर के नेम्स, उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशंस, उनके रिसर्च जर्नल जहाँ पर वो पब्लिश हुए हुए हैं, फिर उनके रिसर्चर्स के नाम आपने बताने हैं, साइटेशंस जिसको कहा जाता है। अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस साइटेड इन द लिटरेचर रिव्यू एट द अदर प्लेस इन द रिपोर्ट विल बी गिवन। जहाँ जहाँ पर भी आपने डिफरेंट प्लेसेस पर उनको यूज़ किया है उनका आपने यहाँ पर हवाला देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं जी आपने उन चीज़ों लोगों को एक्नॉलेज करना है जिन लोगों ने रिसर्च करने में आपकी हेल्प की है, इंक्लूडिंग योर सुपरवाइज़र, जो आपके टीचर्स हैं, उनको जिन्होंने आपको रिसर्च में हेल्प आउट किया। इसी तरह आप किसी कंपनीज़ में विजिट करते हैं, कंपनी के डिफरेंट ऑथोराइज पीपल जो आपको हेल्प आउट करते हैं, वो लोग जिनके आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, जिन्होंने क्वेश्चनर फिल करवाने में आपकी हेल्प की, क्वेश्चनर फिल करने में आपकी हेल्प की, उन सबको आप यहाँ पर थैंक्स करते हैं ताकि उनको एक्नॉलेज किया जा सके उनकी एफर्ट्स के लिए, उनकी कॉपरेशन के लिए। इन इट यूजुअली द पीपल हु असिस्टेड, जो मदद करते हैं इन द स्टडी बट क्लियरिंग द क्वेश्चनर्स एक्टिंग एज अ लाइजन पर्सन। लाइजन पर्सन कहते हैं जी जो आपकी मददगार आपके साबित होते हैं। किसी दूसरे से आपने मिलना है, फॉर एग्जांपल रेफरेंस आपको ढूंढना है, आपने किसी बैंक में विजिट करना है, बैंक में कोई रेफरेंस आप ढूंढते हैं, वो लाइजन पर्सन होगा जो आपको रेफ़र करेगा, जिसका नाम यूज़ करके आप डाटा गैदर करते हैं। हेल्पिंग इन डाटा एनालिसिस, हो एज उन्होंने रिकॉग्नाइज एंड थैंक्स, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको थैंक्स कहें। The organization is thanks for the facilities provided and its member for responding to the survey। ऑर्गेनाइजेशन का थैंक करना है
इस हवाले से कि भाई उनके लोगों ने आपको फैसिलिटेट किया और आपको सर्वे करने में हेल्प आउट किया। इसके अलावा लास्ट है जी एडेंडा। एडेंडा कहते हैं इसके अलावा कुछ भी आप शामिल करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इनके अलावा कुछ भी इजाफी आप शामिल करना चाहते हैं तो वो एडेंडा में आप साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी रिसर्च रिपोर्ट के जो कंटेंट्स है देखें वो कंप्लीट हो गए। रिसर्च रिपोर्ट के कंटेंट्स में आपने डिस्कस किया था जी कि रिसर्च रिपोर्ट में आपने सबसे पहले प्रीफेटरी पार्ट था उसको हमने डिस्कस किया, देन सेकेंडली इंट्रोडक्शन का पार्ट था उसको हमने डिस्कस किया, थर्डली मेथोडोलॉजी थी उसको हमने डिस्कस किया, देन इन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स थी, देन अपेंडिसेस, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, एक्नॉलेजमेंट एंड एडेंडा। अब देखें इस टॉपिक के जो नेक्स्ट पेजेस हैं उन पेजेस पर जो है वो एक समझ लें कि आपको एक सैम्पल दिया हुआ कि लेटर ऑफ ट्रांसमिटल इस शेप में होता है, उसका फॉर्मेट है। इसी तरह टाइटल पेज जिसके बारे में आपने पढ़ा था उसमें देखें जी क्या किया जाता है टाइटल पेज में। टाइटल पेज में देखें इस तरह टॉपिक लिखा जाता है। टॉपिक को पढ़ने से पता चल जाता है भाई इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द इंफॉर्मेशन एनहांस द एम्प्लॉयज इन द वेस्टर्न कंप्यूटर लिमिटेड। वेस्टर्न कंप्यूटर लिमिटेड आपकी पॉपुलेशन है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फर्म्स टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की देखें जी शेप आपको दी हुई है, तो ये जस्ट रीडिंग के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पेपर में जाहिर सी बात है आपने रिसर्च रिपोर्ट के कंटेंट्स ही लिखने हैं। देखें जी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जब आप वेरिएबल्स का रिलेशनशिप इस तरह से शो करते हैं उसकी शेप आपको बताई हुई है। हाइपोथेसिस इस तरह से जनरेट किए जाते हैं। इफ़ द बेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इज़ यूज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय इन अकाउंटिंग सिस्टम विल बी इंक्रीज। तो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स देखें जी इस तरह लिखी जाती हैं। इसके अलावा जो आपने सर्वे किया उसमें जो क्वेश्चनर बनाया उस क्वेश्चनर की कॉपी आप साथ अटैच करते हैं। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में हो सकता है, येस और नो की फॉर्म में हो सकता है। इसी तरह देखें जी ये येस और नो की फॉर्म है। फिर स्टैटिस्टिकल टूल आपने अप्लाई किए, कौन सा टूल आपने अप्लाई किया, स्टैंडर्ड एविएशन का अप्लाई किया, उसके क्या रिजल्ट्स थे, वो टेबल्स आप साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह ग्राफ्स जो आप यूज़ करते हैं उनको अटैच कर सकते हैं। इस किस्म का देखें जी इस तरह रिकमेंडेशन और कंक्लूजन दी जाती हैं। इनको आप रीड आउट करेंगे तो आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि रिसर्च रिपोर्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या एक्चुअल शेप उनकी क्या होती है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। रिसर्च रिपोर्ट जो है वो देखें जी ये जैसा कि सॉरी लास्ट पे देखें जी बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस इस तरह से दिए जाते हैं। बताया जाता है भाई कि आपने इस बुक से पढ़ा था, उस बुक पर ये राइटर था, उसके पेज नंबर ये थे। इस तरह किसी रिसर्च पेपर से आपने पढ़ा है तो उस रिसर्च पेपर का नाम आपने बताना है, उसके राइटर का नाम बताना है। तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ। आखिर में एक छोटी सी हदीस आपको सुनाना चाहूँगा। देखें जी इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे अहम क्या है। इंसान के लिए इस दुनिया में दो चीज़ें सबसे अहम हैं, एक उसका माल और एक उसके अहलो अयाल, उसके रिश्तेदार, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई। ये सबसे अहम होते हैं, माल और अहलो अयाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी, आपने फरमाया उसका माल भी उसके अहलो अयाल भी तबाह हो गए। जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके माल और उसके अहलो अयाल तबाह हो गए। तो वो चीज़ें जो आपके लिए सबसे अहम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि उसके माल और उसके अहलो अयाल तबाह हो गए जिसने असर की नमाज़ छोड़ दी। तो असर की नमाज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब नमाज़ों का भी। अब हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की निशानी क्या है कि वो फजर की नमाज और इशा की नमाज में लापरवाही करता है, गफलत बरतता है। तो फजर और इशा की नमाज अगर आप छोड़ते हैं या आप अपना एनालिसिस खुद करें कि अगर आप फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते या आप इशा की नमाज़ नहीं पढ़ते तो आपके बारे में और हमारे बारे में जो भी ये नमाज़ छोड़ता है इसमें गफलत बरता है, लापरवाही करता है नींद की वजह से या किसी और वजह से, तो ये मेरा आपका कहना नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो मुनाफिक है। तो मुनाफिक तो जन्नत में जा ही नहीं सकता। तो आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो फजर और इशा की नमाज़ पढ़ेगा वो मुनाफिक हो गया, तो हम में से जो छोड़ेगा वो मुनाफिक हो जाएगा। इसलिए अपनी सारी नमाज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया तो देखें इसका पता कोई नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया के लिए आप कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं पेपर हो तो, लेकिन नमाज के लिए, अल्लाह के लिए जिसने हमें ये सब कुछ दिया, जिसके करम से ही हमें ये रिज़ल्ट्स भी मिलने हैं, हमें हमारी एजुकेशन के, ये स्टडीज़ के,
उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और इसके अलावा जितने भी इस्लाम के असूल हैं उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।